क्या आप कभी सोच सकती हैं कि आज से मतलब लगभग 4,500 साल पहले हम्म। जब मिस्र में पिरामिड बन रहे थे, तब हमारी ही जमीन पर एक ऐसी सभ्यता थी जिसके शहर आज के चंडीगढ़ या जयपुर जैसे परिकल्पित थे। बिल्कुल। सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थीं, हर घर में अपना बाथरूम था और शहर के नीचे एक पूरा अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था। ये सोचने में ही दिमाग घूम जाता है। मतलब ये कोई कल्पना नहीं है, ये सच है। हाँ, और सबसे बड़ी पहली तो ये है कि इतनी इतनी उन्नत, इतनी व्यवस्थित सभ्यता इतनी खामोशी से गायब कैसे हो गई, जैसे जैसे कोई था ही नहीं। बिल्कुल। और आज हम इसी पहेली के टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। हमारा विषय है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। हम्म। हमारे पास सिंधु की गूंज हड़प्पाई शहरी विरासत नाम का एक दस्तावेज है और हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि वो क्या थे, बल्कि ये समझना है कि वो कौन सी बातें थीं जो उन्हें अपने समय से हजारों साल आगे ले गईं। और उनके अचानक गायब हो जाने के पीछे क्या राज हो सकता है? तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। समय और स्थान को ठीक से समझना बहुत जरूरी है। हाँ। हम बात कर रहे हैं लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच की। ये कोई छोटा मोटा दौर नहीं है। 600 साल से भी ज्यादा का समय। और इसका फैलाव, हाँ, इसका फैलाव ये समझना बहुत जरूरी है। जब हम सिंधु घाटी कहते हैं तो लगता है कि ये सिर्फ सिंधु नदी के आसपास की बात होगी। सही बात है। लेकिन ये सभ्यता आज के पाकिस्तान, भारत के बड़े हिस्सों मतलब गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और यहाँ तक कि अफगानिस्तान तक फैली हुई थी। अच्छा। उस जमाने की जो 3 और बड़ी सभ्यताएं थीं, मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन, उन तीनों के कुल क्षेत्रफल को भी अगर मिला दें तो भी हड़प्पा सभ्यता का इलाका उन सबसे बड़ा था। इतना बड़ा इलाका। तो तो क्या इसका मतलब है कि इसे कोई बहुत शक्तिशाली राजा चलाता था, जैसे मिस्र में फाराओ होते थे? यही तो इस सभ्यता का सबसे दिलचस्प पहलू है। इतने बड़े इलाके के बावजूद हमें किसी एक छत्र राजा या सम्राट का कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। हम्म। ऐसा लगता है कि इसका मॉडल ही अलग था। शायद इसकी विशालता ही इसका कारण थी। इतने बड़े और फैले हुए इलाके को शायद सैन्य ताकत से नहीं, बल्कि व्यापार और आपसी सहमति से बनाए गए मानकों से चलाना ज्यादा आसान था। मतलब एक अलग ही सोच थी। बिल्कुल, एक पूरी तरह से अलग सोच। और इसकी खोज भी तो एक एक इत्तेफाकी थी, है ना? 1921 तक तो हमें पता ही नहीं था कि जमीन के नीचे इतना बड़ा खजाना दबा है। सही बात है। राय बहादुर दयाराम साहनी ने जब हड़प्पा नाम की जगह पर खुदाई शुरू की, तब जाके ये राज खुला। और क्योंकि वो पहला शहर था, पूरी सभ्यता का नाम ही हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। हाँ, और उस एक खोज ने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को एक झटके में कई हजार साल पीछे धकेल दिया। इसने साबित कर दिया कि यहाँ दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे उन्नत शहरी संस्कृतियों में से एक बस्ती थी। चलिए अब उस चीज पर आते हैं जो जो किसी को भी हैरान कर दे, इनकी इंजीनियरिंग। बिल्कुल। दस्तावेज में साफ लिखा है कि इनकी सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती थी, जिसे ग्रिड पैटर्न कहते हैं। हाँ। ये कोई अपने आप बसा हुआ शहर तो नहीं लगता। ये बिल्कुल नहीं लगता। ये एक आर्किटेक्ट का बनाया हुआ शहर लगता है। ऐसा मानो किसी ने पहले कागज पर पूरा नक्शा बनाया हो और फिर उसे जमीन पर उतारा हो। अच्छा। सड़कें सीधी, गलियां व्यवस्थित। इससे पता चलता है कि शहर बसाने से पहले एक एक केंद्रीय योजना बनती थी। कुछ विद्वान तो ये भी मानते हैं कि शायद इस ग्रिड पैटर्न का कोई खगोलीय या ज्योतिषी महत्व भी रहा हो। ओहो। जैसे कि दिशाओं का ध्यान रखना। ये सिर्फ सुविधा के लिए नहीं, बल्कि शायद उनकी मान्यताओं का भी हिस्सा था। और इन शहरों को बनाने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल हुआ, वो भी अपने आप में एक कहानी है। मतलब पक्की ईंटें, आग में पकाई हुई। और ये छोटी बात नहीं है। उस जमाने में मिस्र और मेसोपोटामिया के लोग वो मुख्य रूप से धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटों का इस्तेमाल करते थे, जो इतनी मजबूत नहीं होती थीं। बिल्कुल नहीं। हड़प्पा के लोगों ने आग में पकी ईंटों का इस्तेमाल किया, जो न सिर्फ बाढ़ और मौसम की मार झेल सकती थीं, बल्कि उनका एक मानक आकार भी था। एक स्टैंडर्ड साइज। हाँ, एक स्टैंडर्ड साइज। आप हड़प्पा में खुदाई करें या 700 किलोमीटर दूर मोहनजोदड़ो में, आपको ईंटों का अनुपात 4.2.1 ही मिलेगा। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है, इतने बड़े पैमाने पर लाखों करोड़ों ईंटें पकाने के लिए तो बहुत ज्यादा ईंधन, मतलब लकड़ी लगी होगी। क्या इसका मतलब यह है कि तब ये इलाका बहुत हरा भरा था? क्या उन्होंने अपने जंगलों को खत्म कर दिया? आपने बहुत ही जरूरी सवाल उठाया है। ये दिखाता है कि वे संसाधन प्रबंधन में कितने माहिर थे। जरूर उस समय ये इलाका आज से कहीं ज्यादा हरा भरा रहा होगा।
ईंटों के इस बड़े पैमाने पर उत्पादन ने धीरे धीरे वहां के पर्यावरण पर असर डाला हो। ये उनकी तरक्की की एक कीमत भी हो सकती है। और तरक्की की बात करें हम्म, तो उनकी ड्रेनेज व्यवस्था, हम्म, मतलब आज भी भारत के कई शहरों में हमें खुली नालियां दिखती हैं। बिल्कुल। और वे लोग 4,500 साल पहले ढकी हुई नालियों का सिस्टम बना चुके थे। ये सिर्फ एक इंजीनियरिंग का कमाल नहीं है, ये उनकी उनकी सामाजिक सोच को दिखाता है। कैसे? हर घर की अपनी नाली थी, जो गली की मुख्य नाली से जुड़ती थी, और वो भी ढकी हुई। अच्छा। नालियों में थोड़ी थोड़ी दूरी पर मैनहोल भी थे, ताकि उनकी सफाई हो सके। अरे वाह। ये सार्वजनिक स्वास्थ्य मतलब पब्लिक हेल्थ को लेकर एक एक अविश्वसनीय जागरूकता है। ये दिखाता है कि उनका प्रशासन सिर्फ अमीरों के लिए नहीं, बल्कि हर नागरिक की सेहत और सुविधा का ध्यान रखता था। एक तरह की नगर पालिका जैसी व्यवस्था। बिल्कुल, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जैसी व्यवस्था। तो इतने बड़े और व्यवस्थित शहर बनाने के लिए, इतनी कमाल की व्यवस्था चलाने के लिए सिर्फ अच्छी योजना ही नहीं, बल्कि बहुत सारा पैसा और संसाधन भी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। ये पैसा आता कहाँ से था? क्या उनका आर्थिक जीवन भी उनकी सड़कों की तरह ही व्यवस्थित था? बिल्कुल, उनकी अर्थव्यवस्था का आधार तो खेती थी, लेकिन उनकी असली ताकत था उनका व्यापार। व्यापार। और ये कोई छोटा मोटा स्थानीय व्यापार नहीं था। गुजरात के लोथल में हमें दुनिया की सबसे पुरानी गोदियों में से एक डॉकयार्ड मिला है। एक बंदरगाह। हाँ, एक बंदरगाह। ये इस बात का पुख्ता सबूत है कि वे समुद्री व्यापार में माहिर थे। और वे व्यापार करते किससे थे? मेसोपोटामिया यानी आज के इराक अच्छा। और ओमान जैसी दूर दराज की सभ्यताओं से। इसका सबूत हमें मेसोपोटामिया के रिकॉर्ड्स में मिलता है, जहां मेलुहा नाम की एक जगह का जिक्र है। मेलुहा। अच्छा, तो वे ऐसा क्यों मानते हैं? हाँ। कोई ठोस कनेक्शन है? हाँ, कनेक्शन है। मेसोपोटामिया के लेखों में मेलुहा से आने वाले जिन कार्नेलियन मोतियों या शीशम की लकड़ी का जिक्र है। वे चीजें हड़प्पा सभ्यता में बड़े पैमाने पर बनती थी और यहाँ की खुदाई में मिली हैं। अच्छा। ये कनेक्शन सीधे सीधे जुड़ता है। और इस व्यापार में उनकी मोहरें, मतलब सील्स, एक बड़ी भूमिका निभाती थीं। बिल्कुल। ये छोटी छोटी पत्थर की मोहरें जिन पर जानवरों के चित्र और कुछ लिखा होता था। तो क्या ये एक तरह का ब्रांड लोगो या स्टैम्प था, जैसे आज कंपनियां इस्तेमाल करती हैं? ब्रांड लोगो एक अच्छी तुलना है, लेकिन ये शायद उससे भी कहीं ज्यादा था। मतलब? आप इसे उस जमाने का एक कानूनी दस्तावेज या एक गारंटी समझ सकते हैं। सोचिए, उस समय कोई लिखित कॉन्ट्रैक्ट तो होते नहीं थे। जब कोई व्यापारी अपना माल भेजता था, तो बोरी या मटके के मुंह पर गीली मिट्टी लगाकर उस पर अपनी मोहर लगा देता था। ठीक है। जब ये माल दूसरे देश पहुंचता था, तो मुहर देखकर दो बातें पक्की हो जाती थी। एक, माल असली जगह से आया है, और दूसरा, उसे रास्ते में किसी ने खोला नहीं है। ये तो विश्वास की गारंटी थी। बिल्कुल, विश्वास की गारंटी। और व्यापार सिर्फ चीजों का नहीं होता, एक और चीज थी जिसमें वे दुनिया में सबसे आगे थे, कपास। हाँ। दस्तावेज कहता है कि वे कपास उगाने और उससे कपड़ा बनाने वाले दुनिया के शुरुआती लोगों में से थे। हाँ, और सूती कपड़ा उस समय एक लग्जरी आइटम रहा होगा। ये उनकी अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख स्तंभ था। तो वे अनाज, कपास, कीमती पत्थर, हाथी दांत जैसी चीजें निर्यात करते थे और बदले में शायद सोना, चांदी और दूसरी धातुएं आयात करते थे। लेकिन उनकी आर्थिक व्यवस्था की सबसे हैरान करने वाली बात वो है उनके मानकीकृत वजन, स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स। हाँ, मतलब पूरे हड़प्पा सभ्यता में हजारों किलोमीटर के दायरे में वजन तोलने के लिए एक ही सिस्टम का इस्तेमाल होता था। सही में? हाँ, चट पत्थर से बने एक जैसे बाट आपको हर जगह मिलेंगे, जो एक सटीक अनुपात में होते थे। ये दिखाता है कि उनका व्यापार कितना संगठित था। ये तो आज के ISO सर्टिफिकेशन जैसा हो गया। बिल्कुल, इससे लेन देन में कोई गड़बड़ी हो ही नहीं सकती थी। कमाल है। मतलब एक संगठित शहर, एक संगठित अर्थव्यवस्था। लेकिन जब हम प्राचीन सभ्यताओं के बारे में सोचते हैं, तो दिमाग में राजाओं के विशाल महल आते हैं, बड़े बड़े मंदिर और उनकी सेनाएं। हड़प्पा में ये सब कहाँ है? यही तो वो सवाल है जो हड़प्पा को मिस्र और मेसोपोटामिया से पूरी तरह अलग कर देता है। क्या मिला है फिर? हमें खुदाई में कोई भव्य राजमहल नहीं मिला, कोई विशाल मंदिर नहीं मिला, और हथियारों के नाम पर भी बहुत मामूली चीजें मिली हैं। कोई बड़ी सेना का सबूत नहीं। तो फिर समाज चलता कैसे था? शक्ति किसके हाथ में थी? ऐसा लगता है कि उनकी शक्ति सैन्य बल में नहीं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक संगठन में थी। यहाँ शासक वर्ग शायद आडंबर और दिखावे से दूर रहता था। अच्छा। उनका ध्यान व्यक्तिगत शान शौकत पर नहीं, बल्कि सामुदायिक सुविधाओं पर था।
इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार। द ग्रेट बाथ। हाँ, द ग्रेट बाथ। ये किसी राजा का निजी स्विमिंग पूल नहीं था, ये पूरे समुदाय के लिए था, शायद किसी खास धार्मिक अनुष्ठान के लिए। ये दिखाता है कि समाज में नागरिक पहचान और सार्वजनिक जीवन का महत्व किसी एक शासक के प्रति निष्ठा से ज्यादा था। ये सत्ता का एक बिल्कुल अलग मॉडल है। और उनकी कला, जब मैं कांसे से बनी उस डांसिंग गर्ल की मूर्ति को देखती हूँ तो मैं उसकी तकनीक से ज्यादा उसके एटीट्यूड के बारे में सोचती हूँ। हाँ, बिल्कुल। सिर्फ 4 इंच की मूर्ति, लेकिन उसमें जो आत्मविश्वास है, जो तेवर है, वो कहाँ से आया? क्या ये दिखाता है कि उस समाज में महिलाओं या कलाकारों का एक खास स्थान था? ये बहुत ही बेहतरीन अवलोकन है। वो मूर्ति उस समाज की आत्मा के बारे में बहुत कुछ कहती है। वो किसी देवी की मूर्ति नहीं है, वो एक आम लड़की लगती है। हाँ। और उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास है। और जिस तकनीक से उसे बनाया गया है, लॉस्ट वैक्स तकनीक, वो भी बहुत उन्नत थी। ये लॉस्ट वैक्स तकनीक क्या होती है? ये धातु की ढलाई की एक कमाल की तकनीक है। इसमें पहले मोम का मॉडल बनाया जाता है, फिर उस पर मिट्टी का लेप चढ़ाकर उसे सुखाया जाता है। इसके बाद उसे गर्म करते हैं, जिससे अंदर का सारा मोम पिघलकर बाहर निकल जाता है और मिट्टी के अंदर एक खोखला सांचा बन जाता है। अच्छा। फिर उस सांचे में पिघला हुआ कांसा या कोई और धातु भर दी जाती है। ठंडा होने पर मिट्टी को तोड़कर मूर्ति निकाल ली जाती है। ये बहुत ही जटिल और कुशल काम था। कमाल है। कला के अलावा उनकी मान्यताओं और धर्म के बारे में भी कुछ मोहरों से पता चलता है, जैसे पशुपति की मोहर। हाँ, एक मोहर पर एक व्यक्ति योगी की मुद्रा में बैठा है, जिसके चारों ओर जानवर हैं। कई इतिहासकार इसे भगवान शिव का प्रारंभिक रूप, पशुपति यानी जानवरों के देवता, मानते हैं। इसी तरह मिट्टी की बनी नारी मूर्तियां बड़ी संख्या में मिली हैं, जिन्हें मातृ देवी या उर्वरता की देवी माना जाता है। वे प्रकृति पूजक लगते हैं। पीपल जैसे पेड़ों की भी पूजा के संकेत मिलते हैं। पर इन सारी जानकारियों के बीच एक दीवार है, एक ताला है, जिसकी चाबी आज तक नहीं मिली। उनकी लिपि? हाँ, उनकी लिपि। हमें पता है कि वे लिखना जानते थे, उनकी मोहरों पर कुछ संकेत हैं। हमें ये भी पता है कि ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, पर आज तक कोई इसे पढ़ नहीं पाया। ये सच में पुरातत्व की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। हमारे पास लगभग 4000 नमूने हैं इस लिपि के, लेकिन वे बहुत छोटे-छोटे हैं। ज्यादातर मोहरों पर? हाँ, ज्यादातर मोहरों पर कोई लंबी लिखावट जैसे कोई किताब या शिलालेख नहीं मिला है। अगर हम कभी इसे पढ़ने में कामयाब हो गए तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमारी समझ पूरी तरह बदल सकती है। हमें उनके असली नाम, उनके नियम, उनकी कहानियां, सब कुछ पता चल सकता है। कभी कभी मैं सोचती हूँ, क्या वे अपनी कविताएं लिखते होंगे या सिर्फ व्यापार का हिसाब किताब? ये न जानना ही कितना बेचैन करने वाला है। और यही हमें सबसे बड़े सवाल पर लाता है कि आखिर हुआ क्या? हाँ, इतनी उन्नत, इतनी व्यवस्थित सभ्यता आखिर खत्म कैसे हो गई? 1900 ईसा पूर्व के आसपास ये शहर वीरान होने लगे। और इसका जवाब कोई एक घटना नहीं है। ये एक जटिल पहेली है जिसके कई टुकड़े हैं। पहले माना जाता था कि शायद किसी बाहरी आक्रमण ने उन्हें खत्म कर दिया, लेकिन अब इस सिद्धांत को ज्यादातर विद्वान नहीं मानते। अब जो सिद्धांत सामने आते हैं वो ज्यादातर पर्यावरण से जुड़े हैं। जैसे कि नदियों का अपना रास्ता बदल लेना। हाँ, ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। सिंधु और उसकी सहायक नदियां वो अपना रास्ता बदलने के लिए जानी जाती हैं। अच्छा, सोचिए अगर आपके शहर के पास से बहने वाली नदी 20-30 किलोमीटर दूर चली जाए। पीने के पानी का संकट, खेती के लिए पानी का संकट, शहर तो अपने आप वीरान हो जाएगा। बिल्कुल। और कुछ सबूत बताते हैं कि ऐसा हुआ था। और जलवायु परिवर्तन, आजकल ये शब्द हम बहुत सुनते हैं। क्या उस समय भी ऐसा कुछ हुआ था? बिल्कुल। और ये शायद सबसे मजबूत सिद्धांतों में से एक है। रिसर्च बताती है कि उस दौर में मॉनसून का पैटर्न बदल गया। बारिश कम होने लगी, जिससे सरस्वती जैसी नदियां सूखने लगी। जब आपकी पूरी अर्थव्यवस्था खेती पर टिकी हो तो मॉनसून का कमजोर पड़ना एक बहुत बड़ा झटका है। और इसका असर सिर्फ खेती पर नहीं पड़ता, ये एक डोमिनो इफेक्ट जैसा था। मतलब फसल कम हुई तो शहरों में अनाज की कमी हो गई, व्यापार ठप पड़ गया, कारीगरों का काम बंद हो गया। इससे सामाजिक अशांति फैली होगी और लोग धीरे धीरे इन बड़े शहरों को छोड़कर पूर्व और दक्षिण की ओर छोटे गांव में बसने के लिए चले गए। तो इसका मतलब है कि इसका अंत अचानक किसी धमाके से नहीं हुआ, नहीं, बल्कि ये एक धीमी दर्दनाक प्रक्रिया थी जो शायद 100-200 साल तक चली होगी। शहर धीरे धीरे खाली होते गए, उनकी भव्यता खत्म होती गई। बिल्कुल, ये क्रमिक पतन था। सभ्यता मरी नहीं, बस उसका शहरी रूप बिखर गया।
लोग कहीं और चले गए और एक नए, ज्यादा ग्रामीण जीवन शैली को अपना लिया। तो इस पूरी चर्चा से हम क्या सीख सकते हैं? हड़प्पा सभ्यता सिर्फ खंडहर और मिट्टी के बर्तन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मानव बुद्धि, संगठन और दूरदर्शिता का एक प्राचीन प्रमाण है। उनकी शहरी योजना, सार्वजनिक स्वास्थ्य पर उनका ध्यान और उनके व्यापारिक मानक आज भी हमारे लिए सबक हैं। आपने सही कहा, ये विरासत आज भी भारतीय संस्कृति में कहीं ना कहीं जिंदा है। शहरों को व्यवस्थित करने का विचार, स्वच्छता का महत्व, मानकीकृत वजन का उपयोग, इन सब की जड़ें बहुत गहरी हैं। हड़प्पा सभ्यता के शहर भले ही जमीन में दफन हो गए, लेकिन उनके कुछ विचार और परंपराएं बाद की संस्कृतियों में घुल मिल गईं और आज तक हमारे साथ हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी सभ्यता कितनी भी उन्नत क्यों ना हो, वो प्रकृति और पर्यावरण से बड़ी नहीं हो सकती। पर जाते जाते एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है। और वो ये है कि अगर हम कभी हड़प्पा की उस रहस्यमयी लिपि को पढ़ने में कामयाब हो गए, तो वो हमें अपने बारे में ऐसा कौन सा सबसे बड़ा राज बताएगी? क्या वो हमें अपने राजाओं की कहानियां सुनाएगी या अपने व्यापार के बारे में बताएगी? या फिर क्या वो हमें अपने अंत की असली कहानी बताएगी, जिसे वे अपनी आंखों से देख रहे थे और जिसके बारे में आज हम केवल अनुमान ही लगा सकते हैं?